मान लिया कि ये हिंद की गज़वा है, डेफिनेटली ये मान क्या लेना बल्कि है हदीस के मुताबिक, और ये भी कि एंड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, साफ नज़र आ रहा है बाकी हदीस को मैच करके। बट व्हाट रीजन इज़ हिंद? अब मैं एक बात आपके सामने रखता हूँ, कुछ अक़वाल स्कॉलर्स के, हिस्टोरियंस के, उसके बाद आप अपनी राय दें। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो हिंद था, दैट प्राइमरीली एनकम्पास सिंध, रीजन ऑफ सिंध, और उसके बाद मकरान कोस्ट, क्योंकि हिंद जो है बेसिकली इसकी लिटरल डेफिनेशन तो ये है ना कि वो वाला एरिया जो इंडस रिवर के उस साइड पे है। तो उसमें फिर सिंध है, मकरान है, बलूचिस्तान है, पंजाब का रीजन है। उसके बाद अरब जोग्राफर्स एंड हिस्टोरियन सच एज अल मसूदी, उन्होंने हिंद को डिफ़ाइन किया, और ये बहुत बड़ा नाम है, एज एक्सटेंडेड फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ खुरासा एंड सिंध टू द फ्रंटियर्स ऑफ चाइना। अब इसमें तो मॉडर्न इंडिया भी जो है इस डेफिनेशन के मुताबिक वो आ रहा है। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन? इसमें एग्जैक्टली ये था, इसमें मॉडर्न डे इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें बांग्लादेश है। अच्छा, बांग्लादेश भी पूरा आता है जो आपने बताई ये बात। और इसी तरीके से आपके कुछ पार्ट्स हैं अफगानिस्तान के भी और नेपाल के भी कुछ इलाके आते हैं। राइट। तो ये नहीं, ये बड़ा हाँ, बिल्कुल ये है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि गज़वा हिंद हो गया तो क्या वो गज़वा हिंद कौन सा है? अब ये सवाल हमेशा है, क्योंकि आपको पता है मल्टीपल एक्सपीडिशंस हुई, इस पर इंशाल्लाह बात करते हैं आगे कौन कौन सी एक्सपीडिशंस हुई। तो पहली बात तो ये कि लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इसमें जो करंट इंडिया है वो पूरा का पूरा इसमें ज़रूर आता है। ठीक है। तो और उससे भी ये भी मुराद है कि जब हम गज़वा हिंद की बात करते हैं तो इससे मुराद मुसलमानों के खिलाफ जिहाद नहीं, इससे मुराद नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जिहाद है। बिल्कुल ठीक। तो इससे ये पता चला कि जो गज़वा होगा उसमें डेफिनेटली इससे मुराद ये नहीं कि पाकिस्तानियों के खिलाफ भी लड़ाई हो रही होगी या बांग्लादेशियों के खिलाफ, अफगानियों के नहीं, इससे मुराद ये है प्राइमरली जो महसूस यही होता है कि गज़वा और इन अहादीस के कॉन्टेक्स्ट में ये कि नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ लड़ाई हो रही होगी, जिहाद हो रहा होगा, और उसमें जो ये इलाका या इसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के जो नॉन मुस्लिम्स होंगे उनके साथ जिहाद होगा। ठीक। अब हम इस पे अगर आएँ कि ये एरिया कितनी बार इस पे मुसलमान आए, सहाबा के दौर से अगर हम शुरू करें, हिस्ट्री एक पूरी देखें, तो सबसे पहले हमें नज़र आता है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में शिप्स भेजे गए, लेकिन उनका बस पर्पस था कि जाकर देखना कि व्हाट्स गोइंग ऑन और थोड़ा सा एनालिसिस होना उस एरिया का। इट स्टार्टेड विद दैट। मेजर कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध सबको पता है, हमें बचपन से पढ़ाया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम और हज्जाज बिन यूसुफ गवर्नर था उस टाइम पे, और उसके ये नेफ्यू थे मोहम्मद बिन कासिम, एज 19, इनको ट्रेन करके भेजा गया और सिंध का जो इलाका मुल्तान तक इनफैक्ट आता है कि ही केम, और राजा दाहिर को कैप्चर किया, और शिप्स फ्रॉम श्रीलंका टू बगदाद आए, और फैमिलीज़ ऑफ अरब मर्चेंट्स जो हैं उन्होंने श्रीलंकन्स के साथ इवन शादियाँ भी की। ये हिस्ट्री एक बता रहा हूँ, और इससे साबित होता है कि मुस्लिम्स उस लैंड तक आ गए। उसके बाद जो है वो हमारे पास अगर और कॉन्क्वेस्ट देखें तो पूरा वो जो गजनविद एम्पायर वहाँ से अगर शुरू करें जी एग्जैक्टली, उसके बाद फिर मुग़ल पूरा जो है, और उसमें यूनाइटेड इंडिया था, उसमें पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था, और उसके बाद जो है फिर अब का दौर। तो मोटा मोटा ये डायनेस्टीज़ इन सिंध, और उसके बाद फिर ये महमूद गजनवी, फिर गुरीद डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद जो है मुग़ल एम्पायर, और फिर ब्रिटिश रूल तो रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मुग़ल एम्पायर तक। तो यहाँ से तो ये साबित हो रहा है, एक ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये हो चुका है ऐसे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इसमें जो अली भाई वही वाली बात है कि हदीस को अगर आप बिल्कुल अपेरेंटली लें और वो वीक अहादीस को आप बिल्कुल आइसोलेट कर दें और उनको फ़िल्टर आउट कर दें, तो फिर उसके बाद आपके सामने मल्टीपल कॉन्क्वेस्ट हो चुकी हैं इससे पहले, और द स्कॉलर्स हु हैव एक्चुअली मेंशन्ड। और मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत सी ऐसे एंड ऑफ टाइम्स की नरेशंस हैं जिनमें जंगों के बारे में ख़ास तौर पे जिक्र होता है, उनके बारे में कई उलमा की राय मौजूद हैं ऐसी कि जो हो चुकी हैं। बहुत सी ऐसे इंसिडेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी वॉर्स हैं जिनके बारे में उलमा ने जिक्र, यहाँ तक कि बाज़ उलमा की राय तो यहाँ तक भी है कि याजूज माजूज हैं वो भी आके चले गए हैं, यानी यहाँ तक भी राय है। तो एंड ऑफ टाइम्स का सबसे बड़ा मसला यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एंड ऑफ टाइम्स की जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि किसी जगह भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया, और इसमें ये बहुत बड़ी हिकमत भी है, क्योंकि देखिए अगर टाइम को स्पेसिफाई कर दिया, जो ऐसे ही है जैसे मौत को स्पेसिफाई कर दिया, जी आपकी बस मौत फ़लाँ होने वाली है, फ़लाँ टाइम पे मौत हो जाएगी, तो इंसान जो है एक बिल्कुल उसका एक इफेक्ट नहीं, लेकिन वो आपने कहा तो सही, अबू हुरैरा वाली हदीस से टाइम भी नजर आ रहा है। यानी टाइम से मुराद ये है कि यानी स्पेसिफिक टाइम के फ़लाँ टाइम पे होगी, 2nd सेंचुरी 3rd सेंचुरी 4th। चले उससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं एंड ऑफ टाइम्स। अब वो एंड ऑफ टाइम्स भी कब कितना बड़ा है, यानी एंड ऑफ टाइम्स कोई छोटा टाइम नहीं है, हम भी क्या एंड ऑफ टाइम्स में हैं कि नहीं है, यानी मुराद ये कुर्बे क़यामत, और कुर्बे क़यामत भी एक जो है ना रिलेटिव वाला भी तो है ना।
हाँ, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक स्पेसिफिक टाइम ज़िक्र है बिल्कुल, लेकिन वो टाइम इटसेल्फ कौन सा है वो हमें नहीं पता, और वो कब होगा ज़ाहिर है वो हमें अंदाज़ा नहीं है। अब दज्जाल कब आएगा, क्या वो आजकल में आने वाला है या बाद में आएगा, क्या ग्लोबल इवेंट्स उसी तरफ लेके जा रहे हैं, आर दे लीडिंग टुवर्ड्स दैट, हमें नहीं पता। क्योंकि होता ये था हमेशा, और तारीख़ में आपको बहुत सी ऐसी मिसालें मिलेंगी मुसलमानों की कि बड़े बड़े इंसिडेंट्स होती, जंग होती थी और स्कॉलर समझते थे ये वही इंसिडेंट है जिसके बारे में हदीस में ज़िक्र है, और थोड़ी देर बाद ऐसा होता था कि नहीं ये तो कोई वो इंसिडेंट नहीं है, और बड़ी देर बाद। तो इसी तनाजुर में जब ग़ज़वा हिंद की बात हुई तो बहुत से स्कॉलर्स ने जब ख़ास तौर पे टाइम आया, दो बड़े टाइम्स को ख़ास तौर पे क्लासिकल स्कॉलर्स की बात करूँ, ख़ास तौर पे इब्न कसीर रहमहुल्लाह जो कि बहुत मारूफ मौर्रिख़ हैं, वो फरमाते हैं कि अपने दौर से पहले उन्होंने कहा दो कॉन्क्वेस्ट्स हैं जिनके बारे में उलमा की राय है। एक जो आपने पहली जिक्र की, और बल्कि उसके बाद तफसील सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से है। सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में कुछ शिप्स भेजे थे और वहाँ पे कोई छोटी मोटी नेवल कॉन्क्वेस्ट्स हुई थी, यानी वो कोई प्रॉपर नहीं थी ऐसे ही कि उनको जाके वहाँ पे, यानी आप समझ लें कि एक रेड्स किए थे, एक किस्म के नेवल रेड्स किए थे सय्यदना मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में। तो सबसे पहले उसको कंसिडर किया जाता। अब वो भी जो एक कॉन्क्वेस्ट है, ज़ाहिर आप रेड कर रहे हैं, मुसलमान जा रहे हैं वहाँ पे, कोई थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो प्रॉपर जो फिर उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम है रहमहुल्लाह। अब मोहम्मद बिन कासिम का जो टाइम है ख़ास तौर पे ये फर्स्ट सेंचुरी में दो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं आपके पास। पहला जो है वो सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में है, दूसरा जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ और इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम रहमहुल्लाह तआला। ये भी क्या है 93 AH, यानी फर्स्ट सेंचुरी के दो बड़े बड़े इवेंट्स हैं जिसके अंदर भी मुसलमानों की और ख़ास तौर पर सिंध की कॉन्क्वेस्ट। और बल्कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुसलमानों का सबसे पहला डायरेक्ट जो इंटरेक्शन हुआ या कॉन्क्वेस्ट हुई वो हमें सिंध के से मुताल्लिक मिलती है, बाद में दूसरा इंडिया है। अच्छा, उसके बाद फिर आपको जो बड़ी कॉन्क्वेस्ट होती रहती हैं, लेकिन जिसको बड़ी कॉन्क्वेस्ट कहते हैं वो हमें नज़र आती है वो महमूद गज़नवी उनके दौर में नज़र आती है, जो गज़नवी डायनेस्टी थी। और ये ज़ाहिर है एक जो है ना गज़नी का इलाका, जो अफ़गानिस्तान का इलाका, वहाँ से उन्होंने चले और उसके बाद उन्होंने इंडिया को या हिंद को कॉन्क्वेस्ट की। तो बाज़ उलमा की राय ये है, जैसे कि इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया कि उससे मुराद ये वाली है, ये वाला टाइम पीरियड है, यानी ये वो कॉन्क्वेस्ट है जो कि गज़नी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की कॉन्क्वेस्ट थी। उन्होंने बाकायदा अपनी जिसे कहते हैं अपनी जिसे कहते हैं रजीम को इस्टेब्लिश किया उन्होंने, और इसी तरीके से उनके मंदिर तोड़े, और इस तरीके से एक किस्म का बहुत यानी सिवियर किस्म की वो एक कॉन्क्वेस्ट थी, एक सिग्निफिकेंट कॉन्क्वेस्ट हम कह सकते हैं। सो सवाल पैदा होता है कि अगर जनरल हदीस है तो व्हाई नॉट दैट वन, ठीक है। इसी तरीके से उसके बाद फिर आपके पास गौरी डायनेस्टी आती है, फिर आपके पास कुतुबुद्दीन ऐबक की पूरी डायनेस्टी आती है जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद जैसे आपके पास दिल्ली जो है डायनेस्टी आती है, फिर उसके बाद आपके पास यानी दिल्ली सल्तनत जिनको हम कहते हैं डायनेस्टीज़, फिर उसके बाद आपके पास बाबर है, उसके बाद मुग़ल एम्पायर है, यानी तो ये सारी हैं। तो अब सवाल यानी ये, अब या तो आप इन किसी एक जो है ना वो कॉन्क्वेस्ट या डायनेस्टीज़ जब इस्टेब्लिश हुई तो आप या तो ये वर्चू उनको दे दो। तो अब हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये है कि हम कहें इस हदीस में एक जनरल मीनिंग मुराद है और हर किस्म की जो कॉन्क्वेस्ट जो इंडिया के ख़िलाफ़ होगी, हिंद के ख़िलाफ़ होगी, वो इस वर्चू में शामिल है, क्योंकि हदीस जनरल है, ठीक है ना। और जमात से मुराद किसी एक टाइम पीरियड की जमात नहीं है, थ्रू आउट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेके अब तक जितनी जमातों ने हिंद के ख़िलाफ़ जिहाद किया, या तो आप सारों को वर्चू दो। एक ऑप्शन ये है। तो ये भी हो सकता है आप कहें जी इससे मुराद उमूम है कि कोई भी जो हिंद या इंडिया के ख़िलाफ़ जो जिहाद होगा किसी भी फॉर्म में, ख़ास तौर पे मिलिट्री एक्सपेडिशन होगी, तो वो इसमें वर्चू में शामिल है। पहली ऑप्शन ये। दूसरी ऑप्शन ये है आपके पास कि आप कहो कि इन कॉन्क्वेस्ट में से कोई एक स्पेसिफिक चूज़ करो, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट क्योंकि उस पर डिबेट हो जाएगी, और जब डिबेट हो जाएगी तो ऑब्वियसली वन ओपिनियन कैन नॉट बी टेकन अगेंस्ट दी अदर ओपिनियन, ठीक है ना। फिर सारे ऑलमोस्ट उसर, क्योंकि हमारे पास कोई स्पेसिफिसिटी तो है नहीं। और तीसरी ऑप्शन ये है कि आप उसको स्पेसिफाई करो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइम से। इसके अलावा आपके पास तीन ऑप्शन में से कोई तीसरी ऑप्शन नहीं मिलती। अच्छा, एक दरमियानी राह भी है जी। कुछ स्कॉलर्स ने एक दरमियानी राह निकाली कि दे सेड के ये तो कहीं नहीं है ना कि दो बार नहीं हो सकता। व्हाट अबाउट के जो आप कह रहे हैं वो पूरा गज़नवेद और वो मुग़ल्स वाला दौर, लेट्स से, या मोहम्मद बिन कासिम चले वहाँ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ राउंड 1। व्हाट अबाउट राउंड 2, मे बी जो कुर्बे क़यामत के करीब है, दैट इज़ राउंड 2। पहली ओपिनियन यही हो गई कि जो भी जिहाद हुआ, सही, वैलिड जिहाद,
ठीक, वैलिड जिहाद, जो वैलिड जिहाद हुआ इंडिया के खिलाफ, वो सब के सब इस वर्चू में शामिल है। राइट। अब आप उसको, अब डिस्कशन हो सकती है, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो नेवल एक्सपीडिशंस हुई, अगरचे वो रेड्स थे, कोई प्रॉपर वो उस तरह की एक्सपीडिशन नहीं थी जिसमें मुसलमानों की कोई खिलाफत या मुसलमानों का रूल कायम किया गया एज सच। तो हाँ, वो भी क्या, उसको भी नहीं, उसको क्यों नहीं कंसिडर कर सकते? क्या वो नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ नहीं थी? क्या वो मुसलमान नहीं थे लड़ने वाले? बिल्कुल थे। फिर इस तरीके से मोहम्मद बिन कासिम जो थे सिंध के में जहाँ पे उन्होंने किया, तो सिंध भी इसमें पार्ट है उसका। फिर इसी तरीके से वाई नॉट महमूद अल गज़नवी, क्योंकि क्या उन्होंने मुस्लिम रूल को इस्टेब्लिश नहीं किया? बिल्कुल किया। वहाँ पे क्या तौहीद को उन्होंने इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की। उनके जो टेम्पल्स थे उनको तोड़ा, उनके जो देवता थे उनको उन्होंने तोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि फिर यानी जो वैलिड जिहाद है, पहली ओपिनियन तो ठीक है, इस तरह भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप स्पेसिफाई करेंगे, देन स्पेसिफाई करने के लिए आपको कोई ना कोई एविडेंस चाहिए कि इनमें से कौन सा है, वाई स्पेसिफिकली। यानी ये बहुत फार फेच्ड है कि अगर हम आजकल कोई हमारी कोई इंडिया के साथ कोई होती है, हमारी कोई इख्तिलाफ होता है और हमारी कोई ना कोई जंग हुई हमारी इंडियंस के खिलाफ, तो हम अपनी किसी एक जंग को स्पेसिफाई कर दें कि ये वही वाली जंग है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये थोड़ी सी ना एकेडमिकली, मैंने आपको बताया कि हम जनरल वर्चू के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि जो भी जिहाद होगा, जहाँ पे जुल्म होगा, उसके खिलाफ लड़ना, वो तो हदीस में शामिल है। आपको बहस सारी है कि कोई स्पेसिफिक वर्चू है कि नहीं। स्पेसिफिक वर्चू के लिए ये चीज़ जो है ना, बहरहाल मेरे नज़दीक वल्लाहु आलम जो मेरी स्टडी है, ये फार फेच्ड है, ये कोई इतना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं है एकेडमिक पर्सपेक्टिव से। अगर आप